राइटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ लो। एमपी जैसा देते हो तो वहाँ तो पूरा पेपर ही है अच्छा खासा, जजमेंट राइटिंग, प्लेंट वगैरह कराते हैं वो लोग, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं 353 देखो, निर्णय की बात करें तो अगर हम धारा 353 की बात करें तो ये बात कर रही है निर्णय की। तो निर्णय, अगर हम सीपीसी तुम लोगों ने कभी पढ़ा है या कोई भी प्रोसीजर में नहीं पढ़ा ना, पहला तुम्हारा सीआरपीसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ ठीक है, तो सीआरपीसी में भी और सीपीसी में भी जो जजमेंट देने का जो तरीका है लगभग सेम सा है। ठीक है, कि जिस दिन विचारण कंप्लीट होगा, जिस दिन कार्यवाहियां समाप्त होंगी, उसी दिन या फिर बाद में कोई डेट दी जाएगी, उस दिन को निर्णय सुनाया जाएगा। ठीक है, कोर्ट में ही पढ़कर सुनाया जाएगा। पूरा प्रोसीजर वही है, वहीं पर सिग्नेचर किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, 353 के निर्णय में अगर हम पहली बात आए, पहले क्लॉज पर आए 1, तो 1 देखो, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण खत्म होने के पश्चात तुरंत, ठीक है, या बाद में किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों को या उनके प्लीडर को दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही विचारण समाप्त होगा उसके बाद तुरंत या बाद में जब भी होगा एक डेट दी जाएगी। अब यहां पर 3 कंडीशन दी गई है। पहला है निर्णय 1A में है निर्णय देकर सुनाया जाएगा, हम निर्णय दे देंगे फिर सुनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। ठीक है, पहला है देकर सुनाया जाएगा, बी है हमारा पढ़कर सुनाया जाएगा, और जो तीसरी कंडीशन है वो कहती है कि अगर निर्णय की भाग को कि ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जो ना समझी जाने वाली है, जिस व्यक्ति को आप निर्णय दे रहे हैं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय दिया जा रहा है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तो क्या होगा, उस निर्णय का सार समझाया जाएगा कि क्या आपके विरुद्ध यहाँ पर जजमेंट हुआ है। ठीक है, तो तीसरा सी हमारा हो सकता है निर्णय का सार समझाया जाए। ठीक है, तो ये हमारी पहली बात हो गई। ठीक है, तो अगर हम जजमेंट राइटिंग वाला क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो हम जजमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये अपराध था, इस धारा के अंतर्गत था, इतना दंड दिया जाना था, इतना दंड दिया गया है। ठीक है, कुछ रीजंस भी हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ मामलों में जैसे अधिक दंड होता है तो उसको कम कब कर दिया जा सकता है। ठीक है, मानो आजीवन कारावास है, 10 वर्ष तक कारावास है, तो आप उसको 3 वर्ष भी दिया जा सकता है ना, 5 वर्ष भी दिया, अधिकतम 10 वर्ष से तो कम तो दिया ही जा सकता है। ठीक है, तो उसके कुछ रीजंस हैं कि कहाँ पर हमें स्पेशल रीजन देना पड़ेगा, अपना कारण बताना पड़ेगा कि हाँ हमने क्यों कम किया। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर जब आप कोई ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग वाले पेपर में जब आप करेंगे, जब निर्णय का सार लिखेंगे, तो ये पार्ट आप देखोगे तो लास्ट वाला काम है। ठीक है, उसमें लिखोगे कि ये निर्णय पढ़कर सुनाया गया, ये निर्णय देकर सुनाया गया। वो व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं था और लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको निर्णय का सार भी समझाया गया। ठीक है, अब इसमें क्लॉज 2 देखो, अगर रीड विद करें हम पहले के साथ, तो रीड विद क्लॉज 2 आ जाएगा। उपधारा 2 देखो क्या कह रही है, जहां उपधारा 1 के खंड का के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशु लिपि में लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा। ठीक है, तो जब देकर सुनाया जाता है तब हम क्या करते हैं, आशु लिपि से उसको लिखवाते हैं। ठीक है, और उसके प्रत्येक पेज पर सिग्नेचर करता है, जो जज है, जो न्यायाधीश है, जो जजमेंट दे रहा है, वो उसके प्रत्येक पेज पर सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा और उस पर तारीख डालेगा, निर्णय की तारीख डालेगा। तो अब ये महत्वपूर्ण है कि अब बात ये आती है कि निर्णय की तारीख क्या होगी।
है ना, जिस दिन सिग्नेचर किया गया वो निर्णय की तारीख हो, है ना, या फिर जो निर्णय जो पहले आया था वो निर्णय की तारीख होगी। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी डाली जानी चाहिए। तो जिस तारीख को हमारा निर्णय आया था वो तारीख वहां पर डाली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हमें निर्णय की कॉपी दी जाती है तो निर्णय दिए जाने के बाद दी जा रही है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। वैसे तो आजकल जल्दी प्रोसीजर चलता है। जब हम लिमिटेशन एक्ट हम साथ में ही पढ़ रहे हैं तो ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें 10 दिन बाद हमें निर्णय की कॉपी मिल रही है तो हमारा लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। हमें अपील करनी है, हमें उसके विरुद्ध अपील में जाना है, तो कैसे जाएंगे भाई? 10 दिन बाद तो हमें मिल गई, 30 दिन का टाइम हमारे पास था, 20 ही दिन बचे। तो अब ये अपील का जो विहित समय जो होगा वो कब स्टार्ट होगा? जब निर्णय की कॉपी आपको मिलेगी तब स्टार्ट होगा, उससे पहले वाले टाइम को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लॉज 3 देखो, अब जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग यथास्थिति उपधारा 1 के खंड ख या ग के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है या पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। अगर उसने स्वयं अपने हाथ से लिखा न्यायाधीश ने तब तो वो लास्ट में सिग्नेचर कर देगा, तब भी सफिशिएंट होगा। अगर नहीं लिखा है तो नहीं लिखना होता है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। तब क्या होगा? प्रत्येक पेज पर नीचे सिग्नेचर होंगे न्यायाधीश के, ठीक है। अगर आपने कभी जजमेंट की कॉपी देखी है, जजमेंट की कॉपी देखी है, उसमें देखोगे नीचे एक सिग्नेचर होता है, छोटी सी बना देता है चिड़िया टाइप, है ना, तो जरूरी है वो। उसी से पता चलता है कि प्रत्येक पृष्ठ, इसमें कोई अलग से पृष्ठ नहीं जोड़ा गया है, यही ओरिजिनल है, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ देखेंगे तो बी और सी के साथ क्लॉज 3 आ रहा है। 4 देखो, जहां निर्णय उपधारा 1(1)(c) के विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है वहां संपूर्ण निर्णय या उसका एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उसके प्लीडर को परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो एक हम फोटोकॉपी जो है उसको तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। यहां पर जो लिखा है संपूर्ण निर्णय या एक प्रतिलिपि, जब हम प्रतिलिपि की बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े हो, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि निर्णय की प्रतिलिपि जो हमें न्यायालय से मिलती है वो कैसा एविडेंस है? दस्तावेजी साक्ष्य में भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? नहीं, सारे ही जितनी भी सर्टिफाइड कॉपी होती हैं वो सब की सब द्वितीयक साक्ष्य, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे कनेक्ट करोगे तो ध्यान रहेंगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो साक्ष्य होता है, जितनी भी हमें प्रतिलिपि मिलती है कहीं से भी, वो क्या मानी जाएंगी? द्वितीयक साक्ष्य मानी जाती है, ठीक है। और एक्सेप्टेबल होती है, वहां पर विधि की उपधारणा कर ली जाती है कि जो निर्णय की प्रतिलिपि मिली है ये सही है, ठीक है। इसके बाद क्लॉज 5 इंपॉर्टेंट है, क्लॉज 4 हो गया ना हमारा, क्लॉज 5। अब क्लॉज 5 में देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वो लिखा है यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनाने के लिए उसे लाया जाएगा। बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, है ना, जिस दिन निर्णय सुनाया जा रहा था उस दिन ला रहे थे, भाग गया। हिंदी फिल्मों में बहुत होता था, है ना। ये रूलिंग है कि जिस दिन निर्णय सुनाया जाएगा अभियुक्त को लाया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई ऊपर देखो, देकर सुनाया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा और या फिर समझाया जाएगा। किसे समझाओगे? अगर व्यक्ति है ही नहीं तो फिर समझाओगे किसे, है ना, तो दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर अभिरक्षा में है तो उसे बुलाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, 6, 7, 8 क्लोज हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा जितना काम चलता है हमें इतने से काम चलाना, कम से कम से। 354 देखो, 354। अब अंतर्वस्तु देखते हैं कि उसमें कंटेंट्स क्या क्या होंगे जो निर्णय होगा। धारा 354
निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु, लैंग्वेज क्या होगी और अंतर्वस्तु क्या होगी। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो हमने इसके बारे में कई बार चर्चा की है, ठीक है। तो किसी न्यायालय की लैंग्वेज क्या होती है, न्यायालय की भाषा होती है, और इसको निर्धारित कौन करता है, राज्य सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करती है, ठीक है। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी वही न्यायालय की भाषा होगी और निर्णय उसी भाषा में दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक तौर पर भाषा से हो गया। अब देखते हैं उसमें क्या क्या अंतर्वस्तु क्या क्या होती है। इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, जो भी हम 353 में निर्णय दे रहे हैं उसमें क्या क्या होगा। पहली कंडीशन का देखो, न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। पहली बात, जो भी न्यायालय की भाषा है उसी में वो निर्णय लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, अवधारण के लिए प्रश्न उस प्रश्न या प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब 354 क्लॉज 1B आता है वो कहता है कि अवधारण के लिए प्रश्न, अवधारण के लिए प्रश्न, ठीक है, कि ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनका अवधारण किया गया। जब हम जानते हैं कि आरोप की विरचना कौन करता है, न्यायालय करता है, ठीक है। उन्हीं के आधार पर साक्ष्य लिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर फाइनली एक जजमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्रश्न कौन से प्रश्न थे जिन पर न्यायालय ने विनिश्चय किया है, इन प्रश्नों पर न्यायालय ने क्या विनिश्चय किया है, ठीक है। और दूसरी बात कि उस विनिश्चय का कारण क्या है। आपने जजमेंट दे रहे हो तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि किस बिहाफ पे दे रहे हो। आपका मन किया आपने दे दिया, ऐसा थोड़ी ना है। कोर्ट प्रोसीडिंग में हर एक चीज रिटन में होती है, ठीक है। लिखा है विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा, रीजन भी लिखेगा जजमेंट में कि मैंने किन प्रश्नों पर ये जजमेंट दिया था और उसका क्या अवधारण किया गया और वो क्यों किया गया, ठीक है। इसके बाद देखो सी क्लॉज, देखो वह अपराध यदि कोई हो जिसके लिए और भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि द्वारा जिसके अधीन अभियुक्त दोषित किया गया है और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है विनिर्दिष्ट करेगा। अब क्या कह रहा है सी, 1C क्या कह रहा है, 1C कह रहा है कि यदि आईपीसी की किसी धारा के अंतर्गत जिन प्रश्नों का विनिश्चय किया गया है, क्या प्रश्न था कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, तो हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि उसने आईपीसी की धारा 378 के अंतर्गत अपराध किया जिसको हमने 379 में दंडित किया गया, 3 वर्ष के कारावास से व्यक्ति को दंडित किया गया है। तो उन धाराओं का भी हमें वर्णन करना होगा जो जिनके आधार पर उस पर विचारण किया गया था, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है आईपीसी या अन्य विधि, तो ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं कि आईपीसी वाली कंडीशन होगी तभी ऐसा होगा। अगर किसी भी विधि का विचारण यहाँ पर हुआ है और उसकी धारा है तो वो उस धारा का मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब जजमेंट राइटिंग का आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, आपको धारा भी लिखनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति का, अभियुक्त का धारा 378 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया, इस व्यक्ति ने किया और इसको 379 में हमने दंडित किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो घ, यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर निर्णय दोष मुक्ति का है कि इस व्यक्ति को दोष मुक्त किया जा रहा है, तब क्या कर रहा है, वो अपराध का कथन करेगा कि इस अपराध के लिए व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है। अब ये बताओ मुझे कि ऐसा क्यों है कि किसी व्यक्ति को दोष मुक्त, जब हम दोष सिद्ध कर रहे हैं तब तो हम अपराध का कथन कर ही रहे हैं कि कौन सा अपराध किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया, फिर भी उस पर ये अपराध का कथन किया गया, ठीक है, कि ये वाला अपराध इस व्यक्ति ने नहीं किया है, ये भी कहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत सारे चार्ज, मैं तो ये कह रहा हूं कि उस पर 10 या 20 चार्जेस लगे थे, ये मान लिया जाए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम सीधे से कहें कि व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जा रहा है,
उन अपराधों का कथन क्यों किया जा रहा है कि जिसके लिए उस व्यक्ति को दोष मुक्त किया जा रहा है। क्यों? हाँ, पर उन अपराधों को क्यों बताया जा रहा है कि इन अपराधों के बारे में हम इस व्यक्ति को दोष मुक्त कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की, इस व्यक्ति ने हत्या नहीं की। हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस व्यक्ति पर जो चोरी का अपराध था इसने वो चोरी नहीं की है और इस व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाता है। आगे क्या किया जा सके? नहीं, वो एक ये भी रीजन नहीं है, ये एक अलग रीजन है, टेक्निकल सोचो। नहीं, अब देखो क्या है, हमने सेक्शन 300 पढ़ा था। 300 क्या कहता है कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसी अपराध के बारे में पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। तो चाहे दोष सिद्धि हो चाहे दोष मुक्ति हो, विचारण नहीं किया जाएगा। तो वो अपराध भी बताना पड़ेगा कि किस अपराध के लिए दोष मुक्त किया गया था। अगर नहीं को आप बताओगे जजमेंट में किस अपराध के लिए दोष मुक्त किया गया था तो कैसे पता चलेगा, है ना? एक व्यक्ति था, कोई भी ए के घर में चोरी के लिए बी को अभियोजित किया गया, तब जजमेंट के लिए में कहा गया कि बी ने ए के घर में चोरी का अपराध नहीं किया है, चोरी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई थर्ड पर्सन, जो अब पहले बोल रहे थे कि सी ने की होगी, चलो मान ले, है ना, तो अब यहां पर 300 लागू नहीं होगा ना, लेकिन बी को फिर से अभियोजित अब हम नहीं करेंगे, है ना। दोष मुक्ति का प्रभाव क्या होता है, पढ़ा था ना सेशन ट्रायल में और सारे ट्रायल में, द्वारा 300 लागू हो जाती है कि अब उसको पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर विचारित नहीं किया जाएगा। अच्छा, दोष मुक्ति से अपील जो होता है प्रतिवादी को होता है, वो आगे दोबारा अपील कर सकता है। दोष मुक्ति की भी अपील होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप देखोगे प्रोसीडिंग में देखोगे, अभी हम पढ़ेंगे भी, जब कोई क्राइम होता है जहां पर लोक अभियोजक सेशन कोर्ट जैसी कोर्ट में या सीजेएम कोर्ट में जब लोक अभियोजक कार्रवाई कर रहा होता है, पैरवी कर रहा होता है, तो जजमेंट चाहे दोष मुक्ति का ही क्यों ना हो, वो एक एप्लीकेशन या एक आवेदन करता है हाई कोर्ट के लिए जरूर, इस व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया है, इस तरीके से एक देता है, प्रोसीजर है कि उसे बताना चाहिए हाई कोर्ट को कि हाँ देखो इसको दोष मुक्त कर दिया गया, क्या इस पर दोबारा तो विचारण नहीं किया जा सकता। और फिर बाद में कई बहुत ज़्यादा केसेज में होता भी है, बहुत सारे केसेज में जो हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं उनमें होता भी है, दोबारा से वो अपील हो जाती है। ठीक है, पढ़ेंगे हम, उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्लॉज 2 देखो, ये क्लियर हो रहा ना अभी तक निर्णय का? क्लियर? बेरट कहाँ दोबारा, बेरट नहीं लाए हो? अच्छा, सीआरपीसी का भी, तुम सीआरपीसी चल रहा है ना, सीआरपीसी का भी बेरट लाओ। ठीक है, क्लॉज 2 देखो, कोई बात नहीं। जब दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की 2 धाराओं में से किसी एक इसके अधीन या एक ही धारा के 2 भागों में से इसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा कि अनुकल्पतः निर्णय देगा। ठीक है, मतलब अब सोचो कि या तो ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा अपराध किया है ना, या एक ही धारा में 2 प्रकार के अपराधों के लिए दंड दिया गया है, जैसे 304 में, है ना, पैरा है ना वहां पे 304A में पैरा है, पैरा 1 में भी आपराधिक मानववध के लिए दंड है, पैरा 2 में भी आपराधिक मानववध के लिए दंड है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो वहां पर इस बात को भी मेंशन करना होगा कि हमने ये अनुकल्पित दंड जो सेकेंडरी वाला दिया गया था ये क्यों दिया है, रीजन बताना है ना। जैसे हम 292 की बात करते हैं आईपीसी की, वो क्या कहता है, प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक, है ना, द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक। अब हमने उसको 3 वर्ष का या 4 वर्ष का कारावास दिया है, तो अब ये एक रीजन देना पड़ेगा कि हमने जो सेकेंडरी जो पनिशमेंट था वो ही क्यों दिया, क्योंकि वो पहले भी एक बार दोष सिद्ध किया जा चुका। ठीक है, इस बात का भी वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉज 3 देखो, क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है।
जब दो सिद्धि मृत्यु से अथवा अनुकल्पित आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के विशेष कारणों का कथन होगा। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से, तो कई वर्ष कितने होते हैं? कई वर्ष कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, 3 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष, कई वर्ष तो कितने भी हो सकते हैं ना। एक लिमिट तो यहाँ पे दी नहीं गई है। अगर एक और दूसरी बात हम देखें तो एक्चुअल में तो यही होता है कि चाहे जो भी जजमेंट हो वहाँ एक नीचे रीजन मेंशन करना मैंडेट है कोर्ट के लिए। वो बताएगा कि ये मैंने जजमेंट क्यों दिया। ठीक है, वो कौन सी परिस्थिति थी जब मैंने ये जजमेंट दिया है, क्या क्या एविडेंसेस मैंने देखे हैं, ये सारा एक रीज़न देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं देगा तो प्रॉब्लम जज साहब के साथ ही आएगी ना कि अपने मन से तो नहीं दे दिया तुमने, क्या परिस्थितियाँ थी जो आपने ये जजमेंट दिया है। ठीक है, बहुत सारे अगर आप देखोगे बहुत सारे जो बच्चे लगते हैं जुडिशरी में, बच्चे जाते हैं नए, नहीं होती है कई बार स्टार्टिंग में प्रोसीडिंग नहीं आती है। 6 महीने में कितना व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है, तो उन लोग कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दोबारा ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है ना। तो ये सब यही रीज़न होते हैं, जजमेंट में गलतियाँ होती हैं तो ट्रेनिंग भेज देते हैं, नहीं फिर से ट्रेनिंग करो, तुम्हें जजमेंट देना नहीं आता, नहीं ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, प्रमोशन नहीं होते कई बार। और क्लॉज 4 देखो, क्लॉज 3 आ गया ना, क्लॉज 4 क्लॉज 4 देखो, जब दो सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, किंतु न्यायालय 3 माह से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है। अब यहाँ भी यही लिखा है, यहाँ 1 वर्ष से अधिक की बात हो रही है, लेकिन कारावास कितना दिया जा रहा है? केवल 3 माह का कारावास दिया जा रहा है। ऐसी कोई कंडीशन है जब 1 वर्ष से ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे? ऐसी कोई कंडीशन याद है कि जब हम 1 वर्ष या 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का विचारण करें और कारावास सिर्फ 3 माह दे दें? हाँ, समरी ट्रायल है ना। समरी ट्रायल में हमने पढ़ा ना कि समरी ट्रायल में जितने भी अपराधों का विचारण होगा वहां पर अधिकतम दंडादेश कितना होगा? 3 माह होगा। वही यहाँ पर बात की गई है कि 3 माह से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, वह ऐसा दंड देने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अब देखो क्या, अगर किसी नॉर्मल ट्रायल में, जैसे कि हम बात करें कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई ट्रायल किया और व्यक्ति को 3 माह या 3 माह से कम का 2 माह का दंडादेश दिया है, तब उसे कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे। सीजेएम ने किया हो या किसी ने भी किया हो, अगर उसने कोई दंडादेश दिया है जो 3 माह से कम है तो उसे कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे। अब ये कब हो रहा है? जब उस अपराध का दंड कितना था? 1 वर्ष या उससे अधिक था। अगर वैसे ही कम होता 3 माह तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो कोई परेशानी नहीं थी, है ना। लेकिन अगर 1 वर्ष से ऊपर है और फिर भी 3 माह का कारावास दिया तो आपको रीजन देने पड़ेंगे। लेकिन अब सेकंड पैरा क्या कहता है इसी का, देखो, उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया जाता है। मतलब अगर आप उसका समरी ट्रायल कराएंगे, समरी ट्रायल होता है, तब 3 माह का कारावास दिया जाता है, तब कारण अभिदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समरी ट्रायल करेगा तो उसके पास तो अधिकारिता ही 3 महीने, तो उसे कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी दिया जाता है, फिर भी किया जाता है। ठीक है, देखिए कह सकते हैं मतलब अपनी तरफ से सारे काम करने जैसा है। इसके बाद सेक्शन 354 का क्लॉज 5 पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और अच्छी खासी इस पे बहुत सारे जजमेंट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, देखो
देखो, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तब तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, तो पीटी में क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रस्सी से फांसी देने का जो जजमेंट है वो कौन सा है, तो दीना वर्सेस यूपी का जजमेंट है। अभी हम लिखें दीना। हाँ, ठीक है, तो एक जजमेंट है। और वो यहाँ भी आता है, इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछा जाता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत व्यक्ति को रस्सी से फांसी पर लटकाए जाने के का ऑर्डर है। हाँ, ऐसे पूछा सर कि कौन सा सही तरीके से सही है, तो उससे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया तो उसकी मृत्यु न हो जाए, हाँ, या फिर उसको ऐसे फांसी से लटकाया तो उसकी मृत्यु हो जाए, सर पूछता है उसका। हाँ, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, यही है। तो गर्दन की जगह वो नहीं दिया होता तो देखो लिखा है ना इसमें लास्ट, देखो, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक लटकाया जाएगा। ठीक है, हाँ। देखो अभी क्या हुआ था, एक 2000 मुझे लगता है 7 या 8 की बात है, आपको शायद ध्यान हो, मैं तब 12th में था, पढ़ रहा था। एक कोई व्यक्ति था धनंजय करके, रेपिस्ट था। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे मृत्युदंड दिया गया था उस टाइम पे, और वो उसकी मौत इतनी ज़्यादा भयानक थी कि जो जल्लाद जिसने उसे दिया था वो इतना सहम गया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी कुछ ही दिन बाद। ठीक है, नई नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं लोग ये देखने के लिए कि व्यक्ति को कम से कम पीड़ा हो उसे अपने प्राण त्यागते हुए। तो ये फाइनली एक जो रस्सी से फांसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही सबसे इजी माना गया है बहुत सारी प्रयोग करने के बाद। देख, जैसे अमेरिका में किया गया कि एक व्यक्ति को सांप से कटवाया गया। ठीक है, फांसी दी जानी थी, पर एक्सपेरिमेंट भी किया उन लोगों ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति को चेयर पे बिठाया और आंखों पे पट्टी बांध दी। ठीक है, और उसको बोला कि हम तुम्हें, सामने उसके एक बड़ा सा सांप था, अजगर होगा, ये होगा, क्या बोलते हैं, कोबरा वगैरह कोई होगा। ठीक है, तो बोले हम इससे आपको कटवाएंगे। और मजेदार बात ये थी कि उस सांप से उस व्यक्ति को कटवाया ही नहीं, उसको सिर्फ 2 पिन चुबो दी गई पैर में, और उसकी बॉडी में इतना पॉइजन था जितना मतलब सोच भी नहीं सकते हो। वो अपने आप बॉडी ने प्रोड्यूस कर लिया कि ये सांप का जहर बना लिया और मर गया वो व्यक्ति। तो ये डर देखो क्या है, तो वो भी एक भयानक तरीका माना गया। तो फाइनली हमने माना कि जो फांसी का जो कॉन्सेप्ट है, या किसी को मृत्युदंड का जो कॉन्सेप्ट है, वो रस्सी से फांसी देना सबसे बेटर है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम इस पर थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कई सारे जजमेंट हैं, लेकिन अब भी 2-3 जजमेंट हैं, वो लिखो, पहले लिखो। पहले लिखो पंजाब राज्य वर्सेस भजन सिंह। पंजाब राज्य वर्सेस भजन सिंह का केस लिखो। AIR 1975 SC 258, 1975 SC 258। ये 353 या 354 में कोई क्वेश्चन है अभी? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि फौजदारी मामलों में संदेह चाहे कितना ही मजबूत हो, फौजदारी मामलों में संदेह चाहे कितना ही मजबूत हो, सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाया जा सकता।
केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जब हमने सीआरपीसी स्टार्ट की थी उसके बाद भी हमने कई बार डिस्कशन किया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, जजमेंट कब दिया जाता है? 100% श्योर। हाँ, जब बिल्कुल संदेह से परे बात हो जाए। ठीक है, और ये जजमेंट भी है पंजाब राज्य का। एक और लिखो, स्वर्ण सिंह वर्सेज पंजाब राज्य का एक और जजमेंट आया था, स्वर्ण सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। SC 637 1975 SC 637। इसमें लिखो, सभी युक्तियुक्त संदेहों का लाभ, सभी युक्तियुक्त संदेहों का लाभ अभियुक्त को मिलता है, अभियुक्त को मिलता है। मतलब अगर कोर्ट 99% भी ये सोच रही है कि इस पे संदेह है कि इस व्यक्ति ने ए ने अपराध किया होगा, तब भी कोर्ट क्या करेगी? तब भी ए के विरुद्ध जजमेंट नहीं देगी। वो तभी देगी जब वो 100% कंफर्म हो जाए, संदेह से परे हो जाए। संदेह से परे का मतलब क्या होता है कि अब कोई संदेह नहीं है कि इसी ने ही किया है। ठीक है, तब हम उसे दोषित करेंगे। ठीक है, इसीलिए हर बार जजमेंट में चाहे दोष मुक्ति हो चाहे दोष सिद्धि हो, उसे अपने कारण अभिलिखित करने पड़ते हैं। वो कारण बताना पड़ता है कि जब वो संदेह से परे हो गया। अब वो छोड़ भी तो नहीं सकता ना। ठीक है, उसे कंफर्म है वो कि भाई इसने किया, फिर भी वो छोड़ रहा है, तब भी तो गड़बड़ है ना, तब जजमेंट नहीं हो रहा। दोनों ही कंडीशन में कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया दूसरा केस। ठीक है, एक और लिखो, मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज वी काशीराम। मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज वी काशीराम। लिखो इसमें 2009 CRLJ 2009 CRLJ 1530 SC। ठीक है, इसमें लिखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि ठीक है, किसी अपराध के लिए दिया गया दंड असंगत नहीं होना चाहिए। किसी अपराध के लिए दिया गया दंड असंगत नहीं होना चाहिए। इसे अपराध के अनुरूप और किए गए अपराध की जघन्यता के अनुरूप होना चाहिए। किए गए अपराध की जघन्यता के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो इररिलेवेंट भी हम दंडादेश नहीं देंगे। ठीक है, जघन्यता भी देखी जाएगी, कितना हीनियस क्राइम था, कैसा जजमेंट है। तुम देखोगे, अगर हम इन जजमेंट को देखते हैं एक नज़र से, और ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत मतलब ऐसे मामलों में जिसमें 5 साल 7 साल कारावास है, वहाँ 2-2 3-3 महीने का 1-1 साल का दंडादेश दे देता है कोर्ट और काम खत्म करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ देखता है व्यक्ति की उस टाइम पर कैसी मानसिक स्थिति थी, फर्स्ट टाइम था, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग है, क्वालिफिकेशन क्या, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि हम ये भी देखेंगे कि उसका क्राइम कैसा था, कितना जघन्य था। एक व्यक्ति है जो हत्या करने ही जा रहा है, एक व्यक्ति है जिससे गलती से मरा। इसीलिए तो आईपीसी भी डिवाइड करती है कि विद इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन में अंतर कैसे बचेगा। फिर व्यक्ति तो मरा,
लेकिन इंटेंशन के साथ में और इंटेंशन के बिना में तो अंतर है ना, इसीलिए तो दंड का भी अंतर है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर निर्णय में भी, दंडादेश में भी अंतर किया जा रहा है, ठीक है। देखो 354 क्लॉज 3 के लिए लिखो 2 केस। देखो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, बहुत ही फेमस केस है ना। क्या जजमेंट है? जजमेंट क्या है प्रशांत? बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य क्या जजमेंट है? क्या नाम? पूजा। मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए, है ना। आर्टिकल 21 के साथ भी आता है, ठीक है। देखो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980 CRLJ 636 SC 636 SC लिखो। इसमें लिखो मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात पहले क्या था, कई बहुत सारे मामलों में बहुत ही ज़्यादा मृत्युदंड दिए जा रहे थे कंटिन्यू, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किया जाना सामाजिक उत्थान के लिए गलत है। जहां हम एक तो सुधारात्मक प्रणाली में जी रहे हैं, दूसरी तरफ हम व्यक्तियों को हर क्राइम के लिए मृत्युदंड दे दे तो कैसा होगा। अब हम दूसरा केस लिखेंगे, जैसे मरियप्पम वाला है, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी, ठीक है। तो सेशन कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया, कहा कि भाई इस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है जो बहुत ही डरावना है, खौफनाक है, भयानक है, और इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उसने मृत्युदंड दे दिया। अब मामला अपील में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हत्या तो सदैव जघन्य ही होती है, भयानक ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर व्यक्ति को मृत्युदंड दे दोगे। उससे पहले बच्चन सिंह का मामला आ गया था, जिसमें कहा गया था कि विरल से विरलतम में दिया जाना चाहिए। तो ये भी देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा वो मामला है जो विरल से विरलतम है, ठीक है। लिखो मुनियप्पन वर्सेस तमिलनाडु राज्य, मुनियप्पन वर्सेस तमिलनाडु राज्य। (1981) CRLJ 1981 CRLJ 726 SC 726 SC। इसमें लिखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हत्याएं भयानक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हत्याएं भयानक होती हैं, अतः यदि मृत्युदंड देने का आधार हत्या का भयानक होना है, अतः यदि मृत्युदंड देने का आधार हत्या का भयानक होना है, तो प्रत्येक हत्या के लिए अपराध में मृत्युदंड देना ही उचित होगा। तो प्रत्येक हत्या के लिए अपराध में मृत्युदंड देना ही उचित होगा। उस दशा में मृत्युदंड एक नियम होगा और अपवाद नहीं। उस दशा में मृत्युदंड एक नियम होगा और अपवाद नहीं। और धारा 354 क्लॉज 3 निष्प्रयोजित हो जाएगी। धारा 354 क्लॉज 3 निष्प्रयोजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो धारा 354 क्लॉज 3 में ऐसा क्या लिखा है कि जब हम मान लें कि भाई मृत्युदंड के लिए, हत्या के लिए मृत्युदंड दोगे तो 354 की रेलेवेंसी कम हो जाएगी, हर बार दोगे तो यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं। पहली बात लिखी है विशेष कारण, और दूसरा हमारा जजमेंट आ ही गया बच्चन सिंह का। तो अगर ऐसा कोई स्पेशल रीजन है कि अब हत्या
के लिए मृत्युदंड दिया ही जाना चाहिए, तब दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे, अब यूपी से हो सभी तो जानते ही होंगे, यहाँ एक अमरोहा के पास में एक हसनपुर है, जहाँ से वो लड़की का मामला था, शबनम का, याद है ना, उसने अपनी फैमिली को मार दिया था, पूरी सबको, सात के सात लोगों को मार दिया था। अब ये इतनी भयानक है, इसको हम नहीं टाल सकते। ठीक है, अब यहाँ तो मृत्युदंड दिया जाना बनता ही है, उसे तो आवश्यकता ही है, और दिया भी गया बहुत टाइम से, लेकिन वो टला हुआ है अभी। हाँ, अब तो बच्चा भी उसका काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन वो टला हुआ है, मिलेगा कभी ना कभी तो उसे देखो। नहीं, हो गया उसका अभी दंडादेश नहीं दिया कि कब दिया जाएगा, अभी वो टला है, बीच में एक दो बार आया था, फिर भी वो टल गया किसी पिटीशन वगैरह से। हाँ, अब देखो ये निर्भर करता है कि अगर अपील आपकी एक्सेप्टेड है तो वो कर देगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुरंत सजा दे दे सेशन कोर्ट और तुम उसको फांसी चढ़ा दो, ऐसे फिर अपील का अधिकार जो हमारा है वो तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, और केस लिखो, क्लॉज 5 के लिए लिखो, दीना वर्सेस भारत संघ। दीना वर्सेस भारत संघ, इसमें लिखो 1983 CRLJ 1602 SC, 1983 CRLJ 1602 SC, इसमें लिखो मृत्यु दंड का गर्दन में फंदे से लटकाकर निष्पादन, गर्दन में फंदे से लटकाकर निष्पादन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, तो अब तुम देख लो कि संविधान इतना पावरफुल है कि एक मरते हुए व्यक्ति के भी मूल अधिकारों को बचाया जा रहा है। वहाँ भी देखा जा रहा है कि ये भी उसका मूल अधिकार है कि उसे सार्वजनिक तौर पर ना मारा जाए, ना फांसी से लटकाया जाए। हाँ, अभी सिर्फ फांसी। एक और लिखो, भारत सरकार वर्सेस लक्ष्मा देवी 1986, भारत सरकार वर्सेस लक्ष्मा देवी 1986 364 SC, 364 SC, इसमें लिखो सार्वजनिक रूप से फांसी देने से, सार्वजनिक रूप से फांसी देने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो फांसी भी सार्वजनिक रूप से नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो जैसे कई बार आप देखो कि अरब कंट्रीज़ में ये रूल है ना, सार्वजनिक रूप से फांसी दिया जाना, तो यहाँ वो नहीं है। ठीक है, यहाँ वो हो भी नहीं सकता है। बहुत सारी कंट्री ने तो फांसी बैन ही कर दिया, मना कर दिया, हम किसी को मृत्युदंड नहीं देंगे, आजीवन कारावास उनके यहाँ मृत्युदंड नहीं। हो सकता है भविष्य में भारत में भी कभी ऐसा हो। ठीक है, तीन 355 देखो, महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, पीटी के लिए ध्यान रखना 355 में दिया गया महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद तुम देखो 357,
प्रतिकर, प्रतिकर देने का आदेश। जो प्रतिकर दिया जाएगा आपको कंपनसेशन जो आपको मिलेगा वो कैसे होगा। क्लॉज 1 देखो 357 का, प्रतिकर है। देखो, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश देता है जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है, देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपायोजन, ठीक है, मतलब या तो केवल जुर्माने का दंडादेश हो या फिर दंड दिया गया हो, ठीक है, कारावास हो प्लस जुर्माना हो। इसमें यहां पर मृत्यु दंड भी दिया है ना, ठीक है, जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी आता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया गया है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है तभी धारा 357 लागू होगी। मतलब धारा 357 से जुर्माना वसूल करा सकती है मृत्यु दंड देने के बाद भी, ठीक है। देखो इसका क्लॉज 1 देखो तो वो कह रहा है वसूल किए गए सब जुर्माने का या उसके किसी भाग का उपायोजन। मतलब ये जो हम जुर्माना वसूल कर रहे हैं इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, इसका कैसे उपयोग होगा, ये लिखा है। पहला, अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्यय को चुकाने में किया जाए, कि जो अभियोजन में जो खर्चा हुआ है उन व्यय को इस जुर्माने से चुकाया जाए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास कार्रवाई के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो सरकार उसकी हेल्प करती है ना, गवर्नमेंट दे देती है उसको पीपी। तो वहाँ पर बात यह है कि अगर वो व्यक्ति जीत जाता है और उसे कुछ कंपनसेशन मिलता है, प्रतिकर मिलता है, तो उससे वहाँ पर कोर्ट फीस वगैरह और सारे खर्चे निकलवा लेते हैं। हम छोड़ते किसी को नहीं, कोर्ट फीस पहले चाहिए, बाकी काम बाद के, ठीक है। सी देखो, सी क्लॉज देखो इसका 357 क्लॉज 1 सी। उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करे या ऐसे अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषित किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडाधिष्ट व्यक्ति से नुकसान वसूलने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1955 के अधीन हकदार हैं, प्रतिकर देने में किया जाए, ठीक है। तो यहाँ जो जुर्माना है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने अपराध किया है, वो ये जो प्रतिकर है किसको दिया जाए, उन लोगों को दिया जाए, ठीक है। और इसमें एक और क्लॉज 4 देखो इसका, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, ठीक है, जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। तो जब वो रिवीजन कर रहा हो तब भी वो क्या कर सकता है, जुर्माना दे सकता है, ठीक है। यही प्रतिकर 357 द्वारा। इसमें केस लिख लो मनीष जालान वर्सेस कर्नाटक राज्य का 357 में, मनीष जालान वर्सेस कर्नाटक राज्य 2008 4 CRLJ 3941 2008 4 CRLJ 3921 41 SC। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि धारा 357 के अधीन प्रतिकर की रकम धारा 357 के अधीन प्रतिकर की रकम अपराध की प्रकृति, प्राप्त क्षति को ध्यान में रखकर अवधारित की जानी चाहिए और प्राप्त क्षति को ध्यान में रखकर, जो क्षति हुई है
प्राप्त क्षति को ध्यान में रखकर अवधारित की जानी चाहिए और दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिकर संदाय की क्षमता पर भी व्यक्ति पर प्रतिकर संदाय की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब सोचो कि एक व्यक्ति है जो भिखारी है, जिसके पास कुछ भी नहीं और प्रतिकर तुमने उस पर 5 लाख लगा दिया, कहाँ से देगा वो? फिर तो मिलेगा ही नहीं ना। ऐसा प्रतिकर लगाया जाना चाहिए जो वो दे भी सके, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, किंतु प्रतिकर की रकम युक्ति युक्त होनी चाहिए। युक्ति युक्त होनी चाहिए जिससे संबंधित व्यक्ति उसे अदा कर सके। संबंधित व्यक्ति उसे अदा कर सके। ठीक है, इसके बाद 357 ए, बी और सी से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। 357 ए, 357 बी और 357 सी, इन 3 से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस के लिए। मेंस में वैसे थोड़ा कम आता है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम की टिप्पणी आ जाती है लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्री में काफ़ी सारे आते हैं। जैसे इसको कब जोड़ा गया, इन दोनों को कब जोड़ा गया, ठीक है, कितना, जैसे अभी एक और जजमेंट आया है, जो आपने मूवी देखी लक्ष्मी तेजाब के ऊपर जो बनी थी दीपिका पादुकोण वाली, ठीक है, तो उस जजमेंट में एक गाइडलाइन दी गई कि अगर तेजाब से हमला होता है तो 3 लाख से कम कंपनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ इस एरिया से बनते हैं। प्री के ज़्यादातर मेंस में टिप्पणियाँ ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, देख लेते हैं 357 ए। देखो 357 ए को कब जोड़ा गया है? 2008 में जोड़ा गया है। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, पहला क्लॉज देखो, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। तो पहली बात यह आती है कि 357 में जो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, ये कौन तैयार कर रहा है? राज्य सरकार। ये ध्यान रखना, पीटी में गड़बड़ मत कर देना। ये लिखा ना, पहले लिखा ना, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर। तो ये जो स्कीम जो तैयार कर रहा है निधियां उपलब्ध कराने की, कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। किसके साथ मिलकर कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन एक्चुअल में काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो पीटी में अगर आए, दोनों आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर, तो आंसर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे बेरट से। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पूछा जा रहा है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा जा रहा है, तब आंसर स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्लॉज देखो, जब कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर कर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। ठीक है, तो ये जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये प्रतिकर की मात्रा डिसाइड करेगा कि कितनी प्रतिकर दिया जाना है। एक व्यक्ति को कितनी क्षति हुई है, उसके पुनर्वास के लिए कितने प्रतिकर की उसे आवश्यकता है। ठीक है, तीसरा देखो क्लॉज, यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त है, जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन पर समाप्त हो जाते हैं, वहां पीड़ित को पुनर्वास करना, वहां पर प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। अब देखो क्या हो रहा है कि या तो किसी, हमने अभी पीछे देखा कि जब व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है तब हम उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जुर्माना सफिशिएंट है इस व्यक्ति के लिए जो पीड़ित था उसके पुनर्वास के लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं।
लेकिन अब सोचो कि इस व्यक्ति को, जो ए व्यक्ति था, जो पीड़ित था, पीड़ित जो था ये व्यक्ति, इसके साथ क्या हुआ कि व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी, जेड के विरुद्ध, इसको हमने उन्मोचित कर दिया या फिर दोषमुक्त कर दिया। अब जब उन्मोचित कर दिया या दोषमुक्त कर दिया तब तो कोई जुर्माने का क्वेश्चन उठता ही नहीं है। तब कैसे किया जाए? तब ये धारा कह रही है, क्लॉज 3 कह रहा है कि ये जो है अपने पुनर्वास के लिए, प्रतिकर के लिए यहां पर आवेदन कर सकता है। या फिर अगर जो ये जुर्माना दिया जा रहा था ये काफी नहीं है, कम है, तब भी वो अलग से कुछ और प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है इस धारा का वो ये है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है, जो विक्टिम है, उसको किसी तरीके से हम समाज में पुनर्वासित कर सकें, पुनः स्थापित कर सकें। ठीक है, कि वो अपने आप को असहाय ना महसूस करे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता। अब देखो, अपराध हो गया, पीड़ित है व्यक्ति, लेकिन ये नहीं पता चला कि करने वाला कौन था, या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है। और जहां कोई विचारण नहीं होता वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे। वो भी यहां पर प्रतिकर की मांग कर सकते हैं कि यहां पर, जहां पर सोचो एक पीड़ित है, हमने पढ़ा ही था कि एक व्यक्ति है, पीड़ित है, सोचो कि इसको बहुत ज़्यादा क्षति हो गई, रेप हो गया, ये मान लें। ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं पता चला कभी भी कि करने वाले कौन थे, या वो करने वाले कौन थे और मिले ही नहीं कभी। अगर आप जानते भी थे तो कभी वो मिला ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसको पुनर्वासित करने के लिए कुछ चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं, प्रतिकर की मांग कर सकते हैं। ठीक है, और हमने पहले पढ़ाई था कि प्रतिकर की मात्रा का डिसीजन कौन करेगा, वही सेवा प्राधिकरण करेगा कि कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लॉज 5, उपधारा 4 के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच करने के पश्चात 2 माह के भीतर पूरी जांच करके पर्याप्त प्रतिकर अभिनिर्धारित करेगी। तो प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने का समय जो है वो कितना है, 2 माह मैक्सिमम। 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 क्लॉज इसका, यथा स्थिति राज्य या विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भारसाधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबंध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्रथम सहायता सुविधा या चिकित्सा सुविधाओं या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित अधिकरण ठीक समझे तुरंत आदेश कर सकेगा। ठीक है, तो कितना प्रतिकर दिया जाना है ये तो हम विद इन 2 मंथ्स डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन कुछ जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हैं या फिर कुछ और कई सारी फैसिलिटीज हैं, उसको भोजन, राशन, ठीक है, रहने का, इन सब का ध्यान क्या, इसके लिए क्या किया जाएगा, तुरंत कार्य किया जाएगा। या तो वहीं का पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी हो या फिर कोई जिला मजिस्ट्रेट हो ना, वो ये कार्य करा सकते हैं। ठीक है, होता है कई बार कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं, उनको घर वगैरह की सुविधा दे दी जाती है। ठीक है, अभी शायद मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें यही हुआ था कि उस लड़की के साथ जिसके साथ रेप हुआ था वो बहुत ही गरीब थी, रहने की भी सुविधाएं नहीं थी, उसको सारी चीज़ें तुरंत उपलब्ध कराई गई, व्यक्ति का भी नहीं पता चला था कौन रेपिस्ट था। तो ये सारी चीज़ें का काम यहाँ पर 357A में हो जाता है। ठीक है, 357B देखें, बी और सी देखोगे तो बी हमारी बात कर रही है, मार्जिनल नोट देखो बी की, 357B की क्या कह रही 357B, हाँ ठीक है। देखो यहाँ लिखा है जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा, तो
तो जुर्माना का जो संदाय किया जा रहा है, हम पहले क्या कर रहे थे 357A वाली कंडीशन में क्या कर रहे थे, हम उसी जुर्माने से ये देख रहे थे कि ये महिला, ये जो व्यक्ति है जो पीड़ित है, ये इसी से अपना जीवन यापन कर सकता है नहीं कर सकता, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, 357B और C कहता है कि ऐसा नहीं है। अब हम क्या करना है, 357B कह रहा है कि ये जो जुर्माना है इसके अलग होगा, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अनुसार इसे अलग से भी कुछ प्रतिकर दिया जाएगा। जो जुर्माना अभियुक्त देगा वो तो देगा ही देगा, जो अपराधी है, बाकी हम यहाँ से भी देंगे। लेकिन कौन से अपराध में, 376 और 326A का अपराध हो या 376D का। ठीक है, दो ही तो लिखे हैं, ये नए जोड़े गए हैं। दिखाओ बेरट दिखाओ, नए बेरट में क्या क्या जोड़ा है। अच्छा, 2018 वाले सारे जो अमेंडमेंट हैं वो उसमें जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 376A भी हो गया है, 376D तो पहले ही से ही था। ठीक है, 376D के साथ A जोड़ा था तो वो भी आएगा और 376D भी आएगा। अब देखो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है, क्योंकि 18 के बाद अभी तक तो एग्जाम नहीं हुआ यूपी का, तो यूपी हो सकता है जल्दी आए। अब एक बार समझ लो कि आज ही नोटिफिकेशन है जल्दी ही कि यूपी के सिलेबस में थोड़े से और चेंजेस किए जा रहे हैं। आपने देखा ना न्यूज़पेपर में, उसमें क्या हुआ है, हाँ, कि कुछ महिलाओं से और बच्चों से संबंधित कुछ सिलेबस को जोड़ा जा रहा है जीएस के पेपर में, और उधर एक और एक्ट जोड़ा जा रहा है थर्ड पेपर में हमारे, जिसमें लैंड लॉ आता था, उसमें एक रेंट कंट्रोल एक्ट भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से चेंजेस और हो रहे हैं। तो अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम्स कहीं ना कहीं आने वाला है ना। तैयारी कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो प्लान हो रहा है, नहीं तो क्या आवश्यकता थी, इलेक्शन से ही फुर्सत नहीं है हमें तो, है ना। अब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है, तो तैयार रहो। अब दूसरी बात ये है कि अभी हमने कहा कि इसको 2008 में जोड़ा गया, इसको 2013 में जोड़ा गया, दोनों को, है ना। अब एक और नया अमेंडमेंट हो गया कि 357B और C में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो कौन सा है, 2018 का, जिसमें ये धाराएं जोड़ दी गई हैं, ये वाली ये जोड़ दी गई, है ना। तो एक नया पीटी का क्वेश्चन यहां पर रेज हो सकता है, ध्यान रखना। लिख लो इसमें 357B में लिखो लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ, लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ। तेजाब पीड़ित को कम से कम 3 लाख का प्रतिकर दिया जाएगा। तेजाब पीड़ित को कम से कम 3 लाख का प्रतिकर दिया जाएगा। एक और जजमेंट है लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ का, उसमें कहा गया था कि तेजाब के हमले से पीड़ित के चिकित्सीय इलाज के दिशा निर्देश दिए गए कि क्या क्या कैसे इलाज किया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं उसे दी जाएंगी, ये भी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तेजाब के हमले से पीड़ित के चिकित्सा इलाज के दिशा निर्देश दिए गए। इसी में है, लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ का ही जजमेंट है वो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो पीड़ितों का उपचार 357C। ये कह रहा है सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अंतर्गत चलाए जा रहे हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 326A और 376A, 376B, 376C, 376D और 376E, मतलब 376 के सारे ही क्लोज के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ित को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तुरंत सारी जो सुविधाएं हैं वो निःशुल्क होंगी और तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी, वेट नहीं किया जाएगा।
देखो ये मामला थोड़ा एक तो महिलाओं से संबंधित है 326 और 376 का, और ये बहुत ही हीनियस क्राइम के अंतर्गत मान सकते हो, ठीक है। तो इस बात में भी एक अलग कंडीशन है। ये देखो वैसे तो अगर अपराध है कहा जाए तो अपराध तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से व्यक्ति को परेशान करता है, लेकिन अगर आप देखोगे कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को बहुत ही अंदर से परेशान करते हैं। सोचते हैं कि हम सेफ नहीं हैं, सेफ्टी का तुरंत एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि हम नहीं हैं सेफ, है ना। और दूसरा ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक बदलाव है और जो गलत दिशा है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बहुत सारी कंट्री तो भारत के लिए बहुत, जब रेप हुए थे 2012 वाला केस हुआ, उसके बाद कंटिन्यू कई सारे केस हुए, ठीक है, और अभी भी कुछ टाइम पहले भी हुआ है, तब भी बहुत सारे जो कंट्री हैं वो अपने अखबार में अपनी मैगजीन में ये पब्लिश तक कर देते हैं कि भारत जो है सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी छवि जब हम वर्ल्ड टॉप 5-6 इकोनॉमिक कंट्री हैं, है ना, तब इस कंडीशन में आने के बाद जब भारत में अब तुम समझो कि ऋषि सुनक जो है अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो अब ऐसी कंडीशन में आने के बाद अगर ये मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड को तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स वाले कभी तुम्हें समझाएंगे। हाँ हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है, सेल और परचेज बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ इकोनॉमिक्स से, ठीक है, मैं कहूँगा भी नहीं इस बारे में, ठीक है, लेकिन हाँ अच्छा है जो भी है, अगर ग्रोथ है तो अच्छी बात है इसमें किसी भी मामले में, ठीक है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम हो गया हमारा, ठीक है, एक मिनट देखते हैं। सर आए हैं क्या? दूसरे सर आए हैं क्या? अभी नहीं आए? ठीक है, देखो 358 देखो, निर्धार गिरफ्तार कराए गए व्यक्तियों को प्रतिकर, मतलब अगर आप बिना आधार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराते हैं तब भी प्रतिकर देना पड़ता है। कितना दिया जाएगा वो देखते हैं। 1000 रुपये है वैसे तो मैक्सिमम, अभी ये 1000 रुपये भी 2005 से आया है, उससे पहले तो केवल 100 रुपये थे, ठीक है, हाँ केवल 100 रुपये थे, तो 100 रुपये भी बहुत थे। 1973 की अगर बात की जाए तो 1973 में 100 रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, अब 1000 की कम है, बढ़ना चाहिए। जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं था तो मजिस्ट्रेट ऐसे अधिनिर्णय दे सकता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए 1000 रुपये से अनधिक का प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना प्रतिकर दिया जा सकता है? 1000 रुपये। ये ध्यान रखना पीटी के लिए कि जब विदाउट रीजन किसी को गिरफ्तार किया जाता है तब कितना प्रतिकर दिया जाता है, तो कितना? 1000 बस। क्लॉज 2 देखो, क्लॉज 2 में भी वही है। ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उस रीति से 1000 रुपये से अनाधिक उतना प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा जितना वह ठीक समझे। तो ठीक है, उसमें लिखा उनमें से प्रत्येक के लिए। अब अगर ए ने एक रिपोर्ट फाइल की थी किसके लिए? एफआईआर BCDE 4 लोगों के लिए किया था, तब वो 1000 रुपये प्रतिकर नहीं देगा, 1000 पर हेड देगा। अब वो कोर्ट डिसाइड करे कितना दिलवाए, अधिकतम 1000 रुपये पर हेड दिए जाएंगे, ठीक है। क्लॉज 3 देखो, क्लॉज 3 हमने पहले भी एक बार पढ़ा है। इस धारा के अधीन निर्णीत समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किए जा सकते हैं मानो वह जुर्माना हो, ठीक है। और जुर्माना, और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को जिसके वह संदाय है
30 दिन से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट ठीक समझे सादे कारावास का दंडादेश दिया जा सकेगा, और जब तक कि ऐसी राशि उसमें ना दे दी जाए। ठीक है, जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले ना दे दी जाए। इसका मतलब यह है कि उसके बाद भी हम राशि तो लेंगे। 30 दिन का कारावास पहले दे दो, पहले छोड़ेंगे, नहीं तो बाद में भी लेंगे। प्रतिकर तो हम लेंगे, या तो 30 दिन तक तुम रहो अंदर, पहले दे दोगे तो पहले छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 358 का क्लॉज 3 अगर आप देखोगे तो हमने 31 और 30 पढ़ा था, जहां हम सिर्फ जुर्माने की बात कर रहे थे, है ना। हमने कहा था जुर्माना होगा तो कितना दंडादेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, आईपीसी में पढ़ा है 50 रुपये से होगा तो 100 रुपये से होगा 4 माह, 100 से अधिक होगा 6 माह, है ना। 50 रुपये का जुर्माना तो केवल 2 माह। ये एक प्रोविज़न है आईपीसी का। तो 358 सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन कारावास की अवधि केवल 30 दिन है। वहाँ 1000 रुपये जुर्माना होगा तो कारावास की अवधि 6 माह होती है। तो ये अंतर ध्यान रखना। जब पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत आता है, जब प्रतिकर वाली बात आती है, मतलब निराधार रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब प्रतिकर देने की बात आएगी, तब जुर्माना अगर 1000 रुपये भी है तब भी कारावास की अवधि केवल 30 दिन होगी। ठीक है, और अन्य किसी में जुर्माना लगाया जाता है, कहीं दूसरी जगह अपराध के लिए जुर्माना लगाया जाता है और तब नहीं दिया जाता है, तब कारावास की अवधि कैसे होती है? बढ़ जाती है। या तो अपराध का 1/4 हो जाता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, या आईपीसी में हम चले जाएंगे। ठीक है, वो देखेंगे, सिचुएशन डिसाइड करेगी कि कहाँ हमें जाना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो 359, देखो 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है, यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है तो वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उससे यह आदेश दे सकता है कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णतः या अंशतः दे। ठीक है, जब असंज्ञेय मामला हो तब ये कंडीशन होगी, या तो पूरा खर्चा दिया जाए या अंशतः खर्चा दे। और यह अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि उसे देने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा। अगर वो खर्चा नहीं देता है तो कितना कारावास होगा? 30 दिन का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, तो 358 के क्लॉज 3 में और 359 में दोनों ही में कारावास की अवधि 30 दिन होगी प्रतिकर ना देने पर। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से, ये प्री के ही क्वेश्चन है। 30 दिन कारावास, कितना कंपनसेशन लिया जाएगा, ये सब प्री के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। 360 हम पढ़ेंगे कल बेरट के साथ ही, क्योंकि पूरा एक बेरट भी रिवाइज हो जाएगा और 360 भी। इसके बाद 361 देखो, 2-3 धाराएं और हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। हमने विशेष कारण अभी कहां पर देखा था? हाँ, 354 के क्लॉज 3 में। ठीक है, हमने लिखा भी था विशेष कारण अभिलिखित किया जाएगा। वहां भी लिखा है, जहां किसी मामले में न्यायालय पहला किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कर सकता था। मतलब ये भी लिखा जाएगा, अगर आप परिवीक्षा के अधीन उसको छोड़ रहे हो तब भी आपको विशेष कारण देने पड़ेंगे, या अगर परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा है तब भी आपको विशेष कारण देने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा है किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्यवाही बालक अधिनियम 1960 के अधीन किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इस बात का एक रीजन यहाँ पर विशेष कारण में अपने निर्णय में अभिलिखित करना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो तुम 363 की एक मार्जिनल नोट देखो, अभियुक्त और अन्य व्यक्ति को निर्णय की प्रति का दिया जाना। पीटी के लिए ध्यान रखना बस मार्जिनल नोट 363 की जो कॉपी होगी निर्णय की वो अभियुक्त को और अन्य व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है,
364 देखो, निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। अगर निर्णय के अनुवाद की आवश्यकता है तो निर्णय का अनुवाद भी किया जा सकता है 354 में। पीटी में पूछा जाता है निर्णय का अनुवाद कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है, 354। ठीक है, निर्णय की प्रति कौन सी धारा के अंतर्गत दी जाती है, 363। वो 64 है वो, है ना, मैं 54 बोल रहा हूँ, 364 है वो। ठीक है, एक लास्ट देखो 365, सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। ऐसे मामलों में जिनका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, ठीक है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी सेशन कोर्ट को डिसीजन करता है या फिर सीजीएम कोर्ट करेगा तो उसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट को जाएगी। ठीक है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है वहां जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक और सेक्शन हमें देखना है 362 वाला, अभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसको बाद में रखा है। चैप्टर 30 निकालो 1 मिनट के लिए। चैप्टर 30 क्या है, निकला 395 से देखो, रेफरेंस एंड रिवीजन, है ना। सीपीसी पढ़े है वो, सीपीसी पढ़ी है कभी, पढ़ी है, क्या क्या होता है उसमें, ऑर्डर नहीं, जब हम उसमें जाते हैं अपील से नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं वहाँ रेफरेंस भी है, रिवीजन भी है और रिव्यू भी है ना। रिव्यू 113 14 15 है ना, सीपीसी सेक्शन 113 114 115। ठीक है, तो यहाँ देखो ये लिखा है निर्देश और पुनरीक्षण। तो यहाँ पर सीआरपीसी में हमारा रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है, ये ध्यान रखना। पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरपीसी में निम्न में से क्या नहीं किया जाता है, तो सीआरपीसी में रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं होता है, रिव्यू नहीं होता है सीआरपीसी में। ठीक है, जैसे कि सीपीसी में होता है, वहां पर रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन तीनों हैं। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस है और रिवीजन है, रिव्यू नहीं है। लेकिन धारा 362 जो है ये जस्ट लाइक रिव्यू है। ये बिल्कुल रिव्यू के जैसा है, ये सीपीसी वाले रिव्यू की तरह नहीं है। वहां रिव्यू में और ज्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन धारा 362 सीआरपीसी के रिव्यू की तरह काम करती है और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ त्रुटियों को और गलतियों को सुधार सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। इसमें लिखा है देखो, इस संहिता या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूलों को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनरावलोकन नहीं करेगा। पुनरावलोकन नहीं करेगा, मना कर रहा है, रिव्यू नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये त्रुटियों को सुधारना, गणितीय भूलों को सुधारना, ये भी रिव्यू की तरह होता है। ठीक है, तो इसीलिए 362 को रिव्यू के जैसा माना जाता है, जस्ट लाइक रिव्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीटी में क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी में निम्न में से कौन सी कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू नहीं होता है, निर्देश होता है, पुनरीक्षण होता है, हाँ, पुनरावलोकन नहीं होता। ठीक है, ये मना भी कर रहा है, 362 मना भी कर रहा है और कर भी रहा है। वो कह रहा है परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनरावलोकन नहीं करेगा, लिखा सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। गणितीय भूलों को ठीक कर सकता है या कोई लिपिकीय भूल है तो उसे ठीक कर सकता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, एक और यहाँ पर बात आती है कि अगर
मजिस्ट्रेट कहीं पर किसी पेज पर सिग्नेचर करने से रह जाता है तो उसे क्या माना जाए? हमने पढ़ा ना, प्रत्येक पृष्ठ पर सिग्नेचर करेगा, ठीक है, तो 362 में हम उसे भी ठीक करा सकते हैं। हाँ, वो गणितीय भूल मानी जाएगी, 362 की त्रुटि मानी जाएगी और उसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो उसको पढ़ के बदल नहीं सकता। क्लियर? ठीक है। 360 हम मंडे की क्लास में करेंगे, तो उसके साथ बेरट भी देख लेना, छोटा सा बेरट है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं, सर आ गए होंगे तो पार्टनरशिप की क्लास होगी, अदरवाइज लिमिटेशन कर लेंगे। हाँ, सीआरपीसी का टेस्ट करेंगे, क्या दिक्कत? हाँ, बहुत हो गया, कई महीने हो गए, अब तो मेंस कर ही लो। टाइम